जमीन भर है, आसमान अभी बाकी है। इस सकारात्मक विचार के साथ आज के शुभ दिन का आरंभ करते हैं। सो गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर ऑनर्ड मैनेजमेंट, वेल acclaimed chief guest and our special guest, our treasured invitees and everyone present over here. हमारी संस्था पार्स एआई अलायंस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, जिसका उद्देश्य व्यवसाय और आम जनता को आधुनिक सेवाएं प्रदान करना है। हम तकनीकी समाधान, व्यावसायिक परामर्श और डिजिटल नवाचार के माध्यम से व्यवसायों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करते हैं। हमारी सेवाएं व्यापारिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और नागरिकों के लिए लाभकारी है, जिससे कि वे अपने कार्यों को आधुनिक कुशलता और प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकें। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको वसंत पंचमी का यह त्योहार, मुबारक हो आपको वसंत पंचमी का यह त्योहार। Vasant Panchami is an auspicious day to start new things in life. Starting a new business is one of the positive things to do. This festival, because it is associated with prosperity and good luck. सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते विद्याम देहि नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति अनुसार हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करते समय ईश्वर का नाम लेते हैं, उन्हें नमन करते हैं। As a tribute to Goddess of Knowledge, Ma Saraswati, I would like to invite all the dignitaries for the lighting of the lamp. So please welcome. स्वस्तिनां विश्ववाः स्वस्तिनां पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रजदिष्वामरुतः प्रश्निमातरः शोभं यावानौ वेददेहो यन्मयः अग्निर्या मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं तनयामदेवा भद्रं पश्येमांशलीयद्राः तिष्ठैरङ्गैस्तवाग्गुं स्वस्तनोरभिर्वसे मयि देव एतं यदायो शतमिन्न शरदौ यन्त्रदेवाय त्राणचक्रा जरशं तनूं नमः पुत्राशो यत्र विधिरो भवन्ति मानौ मध्यारीर्वदायर्यन्त्यो आदितिद्योरदितिरन्तरिक्षो मदितिर्माता शपिता सपुत्राः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः आदितिर्जातमदिर्जनिध्यं यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेवि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचतुशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां
माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटमालिकां च विदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां सरस्वत्यै नमः। भाविका हमारी बहुत सुंदर परंपरा है अतिथि देवो भव निभाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमान अमित शुक्ला पीजीटी फिजिक्स कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रमोद दुबे जी का अभिनंदन करें और स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो तो ले लीजिए भैया। साथ ही मैं श्रीमती पूजा पारसाई जी को भी निवेदन करूंगा कि वे आए और डॉक्टर पूजा चतुर्वेदी जी का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आज के चीफ गेस्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हेलो, तो आइए हम सभी चलते हैं इस यात्रा पर जो अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलती है। जैसे ही ज्ञान की बात आई, सबसे पहले माँ सरस्वती हमारे मन में ही आई। वैसे तो हर जुबान पर विराजित है, पर आज वे स्वयं कुमारी पाविका के रूप में मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कुमारी पाविका के लिए। Wow, what just
Hello, धन्यवाद. Now I would like to call Deep Parsai for Namda Ashtak. So please give him a huge round of applause and welcome him. ये कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। इसमें वो है नीचे के जाके एक बार कर दो। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें देव और देवांशी का. कनेक्ट कर दो ये कनेक्ट कर दो। कॉर्ड लग जाएगा ना उसका। देव इसका कॉर्ड लगता है ना। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी दादी जी के लिए भी. वे यहाँ पे साथ देने आई हैं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का. हेलो 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 हेलो. गतं तदेव मे भयं तदम्बुमीक्षितं यदा प्रकण्डुशोधशोधकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवामि जन्म जन्ममाति दुःखवर्मते त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे. तदेव मे भयं त्वदम्बुमीक्षितं यदा
बहुत खूबसूरत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन दोनों बच्चों के लिए। साथ ही में इनका साथ देने वाली इनकी दादी के लिए भी एक बार फिर से तालियां हो जाए। इन्हें देखकर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिस घर में कार हो या ना हो चलता है, बट जिस घर में संस्कार होते हैं वे बहुत आगे तक जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल Mr. C.A. Pratik to throw the light on the vision of Pars AI Alliance and its technical areas. Please give a big round of applause. वेलकम सर। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस तरीके से मोबाइल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मोबाइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे बच्चों का। Nowadays, full education is on the mobile, laptops and technology, and we have to integrate it towards the technology and IT involvement. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और जो कि मुझे यहाँ ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, और हम सभी एज अ समाज के बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच अनूप भैया और सिद्धार्थ परसाई जी और अनूप परसाई जी ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जो कि पार्स AI अलायंस है, जो कि ना जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पर थोड़ा बहुत बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, ITs को प्रमोट नहीं किया जाता है, बट जिस तरीके से जो सोसाइटी जो हमारी समाज है उसमें एक अपलिफ्टमेंट लेके आए, एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट लाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया आप लोगों ने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप करी है। और दूसरी चीज है कि ना बच्चों को आज के समय में मेजर कंसर्न पेरेंट्स का क्या है कि ना कि जो मोबाइल है, कि आज पूरा एजुकेशन, पूरी इंडस्ट्री मोबाइल लैपटॉप से वर्क कर रही है, और हमें इसमें इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी है और सही तरीके से इंटीग्रेट होना है। मोबाइल मेजर कंसर्न क्या हो चुका है आजकल, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू द स्टूडेंट्स। तो पार्स अलायंस जो स्टार्टअप है उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। और जो पार्स अलायंस जो हमने एक स्टार्ट किया है, इसमें है ना इंटीग्रेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन इंडस्ट्री, इसमें जो वर्क कर रहे हैं, जिसमें कि है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटीज, एकेडमिक एनहांसमेंट, और जो कि अप्रोच मेथड्स के थ्रू हम इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअली आप सभी यहाँ पर पेरेंट्स हैं और आप सभी यहाँ पर है ना अपने बच्चों का एक मेजर कंसर्न बन चुका है कि मोबाइल में वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं। इट इज अ मेजर पार्ट, और वो उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका है बच्चों का कि जो कि ना आज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक्स एंड ऑल अदर सोशल मीडिया स्टफ्स, जो कि बच्चे उसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं ना कि एजुकेशन को। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर के हिसाब से कि हमें ना मोबाइल को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है हमारे पार्ट में। हम भी 1 घंटे मोबाइल बिना रह नहीं सकते एज अ पेरेंट्स, तो और बच्चों तो उससे बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड जुड़े हुए हैं। तो जो कि ना पार्स AI है, जो स्टार्टअप है, इनका वर्क ये है कि है ना हम इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि जो कि मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें है ना जो मॉडर्न एजुकेशन में हमें मोबाइल को इंटीग्रेट करना है। मोबाइल को इंटीग्रेट करके पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एकेडमिक्स को जोड़ते हुए बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, और डिस्ट्रैक्शन को बचाते हुए उसको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इट इज़ अ मेजर विजन ऑफ आवर कंपनी पार्स AI। और इसमें है ना इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो कि इन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी मोबाइल के साथ, और फुल सिक्योरिटी इन द सेफ्टी ऑफ द बच्चों की जो इसमें फोकस रखा गया है। और जो कि जैसा कि कल बजट आया है 1 फरवरी को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, उसमें भी गवर्नमेंट है ना एजुकेशन इंडस्ट्रीज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कल ही गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि ये मेजर पार्ट ऑफ बजट इज एलोकेटेड टू द एजुकेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज एंड अदर। और कल उसमें एक अनाउंसमेंट भी किया गया है कि ब्रॉडबैंड, जो कि मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज 100% अवेलेबिलिटी करवाना है। इंटरनेट का यूज़
फॉर द एजुकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी 100% इंटीग्रेट होगा। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट एजुकेशन से इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को AI के थ्रू है ना दिखाना है। और जैसा कि ना अभी चाइना ने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है विच इज अ चीपर देन अ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिससे कि आजकल हर चीज़ को हम बहुत ईजिली सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ का बहुत ईजिली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो उसको वो चाइना ने उसको डेवलप किया है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो टेकन अ इनिशिएटिव टू डेवलप अ वन प्रोग्राम विद इन अ 10 months वो इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज होगी। एक हमारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन्स बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उन सभी से हमें बेनिफिट मिलते हुए आर स्टार्टअप्स वर्किंग टूवर्ड्स द इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो कि पार्स AI टेक्नोलॉजी है, अलाइंसेस है। इसमें है ना हम कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के साथ compete कर सकें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें, सेफ एंड सेफ्टी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें बच्चों को। जो कि डिस्ट्रैक्शंस है उसको सबसे प्रायोरिटी के साथ ख़त्म करना है और सही चीज़ों के साथ उसको है ना हमें इंटीग्रेट करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मोबाइल्स के साथ रहना और उसके साथ इंटीग्रेटेड होना है। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा स्टार्टअप इनिशिएटिव्स टेकन लिया गया है भैया के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि आज का टॉपिक है पेरेंटिंग, परवरिश। बच्चों की परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है आज के समय में। सही परवरिश, सही नॉलेज और सही एथिक्स प्रिंसिपल्स बच्चों को देना इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रिंसिपल्स एथिक्स पे है ना हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिससे कि हमारे संस्कार, हमारे एथिक्स बचे रहें। आज के समय में संस्कार की जो या पारंपरिक जो हमारी चली आ रही हैं, बच्चे उस पर फोकस नहीं करते हैं। एक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज इतना हो चुका है कि हर चीज़ रील्स के द्वारा और जो एडवांस चीज़ें हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक चैट, स्नैपचैट्स वगैरह, उस पर ज़्यादा फोकस है। आप एक जनरली नॉर्मल एग्जांपल है कि हम भी हमारे घरों में देखते हैं जब कोई गेस्ट आता है या किसी से मिलना रहता है तो बच्चे आजकल उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। ठीक है, आए हैं गेस्ट, ठीक है, चलता है, अपन तो अपना काम करते रहो, अपनी फोकस अपनी IT सोशल वर्ल्ड में, यानी जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है सोशल वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस हो चुका है, ना कि ना फिजिकल वर्ल्ड में। तो उसको भी इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ हमें ना इसमें वर्क कर रहे हैं भैया अनूप जी, अनूप परसाई एंड सिद्धार्थ परसाई जी। एक स्टार्टअप है और एक हमारे समाज के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी ने स्टार्टअप्स एक इनिशिएटिव्स लेके आए हुए हैं। हमें भी अपग्रेड होना पड़ेगा, हमारी समाज को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें बच्चों को सही से पेरेंटिंग देके, सही से अपलिफ्ट करके उनके डेवलपमेंट के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन विद सेफ एंड सेफ्टी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रंस। सो थैंक यू फॉर, अगर कुछ मेरे द्वारा कुछ अगर नेगेटिव बात या कुछ कही गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, मैंने तो अभी लाइव का पार्ट शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। Thank you so much प्रतीक जी for your valuable words. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. अब बारी है उस शख्सियत को बुलाने की जिन्होंने कई सारी डिग्री की और अपने आप को इस काबिल बनाया और इन्होंने ये अपना नया काम शुरू किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अनूप परसाई जी की। सो प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। धन्यवाद। सर्वप्रथम शिक्षा एवं ज्ञान के महापर्व बसंत पंचमी के पर्व पर माँ सरस्वती की चरण वंदन। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि विचार योग फाउंडेशन के संस्थापक, अध्यक्ष एवं एक विचारक हमारे परम आदरणीय श्री प्रमोद दुबे जी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही
हमारी बड़ी बहन श्रीमती स्वाति दुबे जी का भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आज के कार्यक्रम में हमें सहयोग देने के लिए भोपाल से पधारी हमारी बड़ी बहन डॉक्टर पूजा चतुर्वेदी जी का भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन। साथ ही हम आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आत्मीजनों, वरिष्ठजनों एवं स्वजनों की गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बसंत पंचमी का पर्व हमारे 16 संस्कारों में शिक्षा आरंभ संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा आरंभ वास्तव में हमारे जीवन के एक अमूल्य पूंजी, जिसमें यह अद्भुत शक्ति होती है कि हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित कर सकती है। और इस शिक्षा की शुरुआत वास्तव में उस परिवेश से होती है जिसमें हम जन्म लेते हैं और लगभग 2 वर्ष की आयु में हम बहुत कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं। और उस परिवेश जिसमें हम इस संपूर्ण शैक्षणिक जीवन का बीजारोहण करते हैं, वह हमारे माता पिता की परवरिश के रूप में फलती फूलती है और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। आज हम उसी विशेष परवरिश के अनसुलझे सवालों और उसकी अदृश्य वास्तविकताओं से आपका परिचय कराने हमारे बीच पधारे हैं भोपाल से विचार योग फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय प्रमोद दुबे। हम उनका पुनः स्वागत करते हैं और मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आइए हम अपनी मानसिक चेतना का जागृत स्तर उन्हें प्रदान करें और यथार्थ और कल्पना के इस अद्भुत संगम में वैचारिक स्नान का आनंद लें और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक उन्नति का, समृद्ध भविष्य का एक मार्ग प्रशस्त करें। अब मैं आह्वान करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि से, विचार श्री प्रमोद दुबे जी से, कि वे आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें और हमारी युवा पीढ़ी को एक मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। Thank you so much, Anup ji. I take pride and feel privileged in introducing Mr. Pramod Dubey ji, great speaker, unmatched communicator, a social reformist, and the founder of Vichar Yog Foundation. माननीय महोदय जी के विचार हैं कि शिक्षक, छात्र और माता पिता राष्ट्र के 3 मुख्य स्तंभ हैं। महोदय जी ने केवल न छात्रों के लिए सोचते हैं, बल्कि जिनसे छात्रों की पहचान होती है उनके लिए भी इन्होंने काफी सोचा है। तो आइए अब हम बुलाते हैं भारत के जाने माने स्पीकिंग कला के विशेषज्ञ एवं भारत के विख्यात पब्लिक स्पीकिंग केंद्र के संचालक, अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर, प्रसिद्ध लाइफ टीचिंग्स गाइड, इंटरेक्शन विद लाइफ के लेखक, स्तंभकार लेखक विचारक, पूर्व मुख्य सलाहकार मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, पूर्व सदस्य न्यायकर्ता डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, विचार योग फाउंडेशन के संस्थापक विचार श्री प्रमोद दुबे जी का एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Please welcome, sir. इसकी जरूरत है। माँ नई पीढ़ी को तैयार करना ही परवरिश है। एक बड़ी सरल और सीधी परिभाषा है, लेकिन जितनी सीधी परिभाषा ये दिखती है उतना ही जटिल ये काम है। इस समय दुनिया की सबसे टफ टास्क यदि कोई है तो वो है पेरेंटिंग। अच्छा करो तो बुरा बन जाता है और कभी कभी बुरा करो तो अच्छा बन जाता है। बड़े विपरीत नतीजे ये पेरेंटिंग देती है। और जितनी ज्यादा मोहब्बत का घोल तुम उसके अंदर डालते हो
उतनी ही उसके जीवन में कठिनाइयां पैदा होती है। और एक ये संक्रमण का दौर चल रहा है, जब पुराने जमाने की पेरेंटिंग और आने वाली पेरेंटिंग परवरिश दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। जेंटल पेरेंटिंग दें, प्यार से रखें, या वही पुराने जमाने में चलने वाली पेरेंटिंग के हिसाब से चलें। बड़ा संघर्ष है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। अभी मैं लगभग 15 देशों की यात्रा करके आया और वहां की पेरेंटिंग को भी जानने का मुझे मौका मिला। तो एक बड़ा शब्द वहां पर प्रचलित है, जेंटल पेरेंटिंग। मतलब कि जैसा वो है, जैसा वो होना चाहता है, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी प्राइवेसी, उसको पूरी की पूरी तरह स्वीकार कर लें। लेकिन हम मानने वाले नहीं है। हमारा कल्चर यह है कि हम उसको जब तक कुछ बना ना दें तब तक हमारा दिल मानता नहीं है। और हम इस बात में खुश है कि हमने उसे कुछ बना दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला उसे क्या बना सकता था। और उस ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और डायरेक्ट संवाद करते हैं बच्चे से और उसे बनाने में लग जाते हैं। उसकी इनर पोटेंशियलिटी, उसकी जो आंतरिक संभावनाएं हैं, उसको कुचल कर रख देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, केवल इस अभिलाषा में, इस आकांक्षा में कि वो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर दे। इसलिए तुम उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और आजकल तो एक बच्चे से ज्यादा हो नहीं रहे हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट तो उसी के ऊपर कर बैठते हैं। पहले तो 2, 3, 4, 6 की गुंजाइश हुआ करती थी तो आदमी सुधर जाता था कि यार इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके नतीजे ठीक नहीं आए तो दूसरे में थोड़ा इत्मीनान से काम करें कि खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, और हर बंदा नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। और गुनाह भी तुम किसके साथ कर रहे हो? जिसे पैदा किया उसके साथ। और एक्सक्यूज क्या है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, और इससे ज्यादा तुम्हें तेरा हो नहीं सकता। और दहलीज पर रख दी है किसी शख्स ने आंखें, और इससे ज्यादा तो रोशन दिया हो नहीं सकता। तो हालत यह है कि इस सरल और सीधी टास्क को इतनी जटिल क्यों बना दिया गया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी तुम किसी को बनाने या बदलने की कोशिश करते हो तो उसमें केवल और केवल हिंसा का योगदान होता है। और यदि बच्चे को बनाने और बदलने की कोशिश करोगे तो बड़ा होकर बदला जरूर लेगा, क्योंकि तुमने उसे वो नहीं होने दिया जो वो होना चाहता था। और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का केवल छोटा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति जो होना चाहता है वो हो जाए तो उसके अंदर का असंतोष और अशांति समाप्त हो जाती है। आप में से कई लोग होंगे जो होना चाहते थे वो नहीं हो पाए, इसलिए आज भी असंतोष में जीते हैं, अशांति में जीते हैं। तो कोशिश इस बात की आपको करना पड़ेगी कि उसके प्रति ऑर्डरली कम रहें, केवल ट्रिगार्ड की तरह काम करें, उसे बड़ा होने दें, उसे दुनिया
दुनिया की तकलीफों से बचाए रखे, लेकिन उसे छुए नहीं, उसके प्रति ऑर्डरली ना रहे, आदेशात्मक ना रहे, क्योंकि आदेश दृष्टि को समाप्त कर देते हैं। विजन खत्म हो जाता है जब आप किसी को आदेश देते हैं। आपने देखा होगा कई बड़े अधिकारी होते हैं, वो केवल आदेश देते हैं, तो उनके जो मातहत होते हैं वो कहते हैं कि अब इसी को आदेश देने दो, हम अपने दिमाग को बंद करके रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा। एक नए नए कलेक्टर कभी कभी आते हैं, वो केवल ये सोचते हैं कि वो जो आदेश दे रहे हैं उसी को बजाना है और आपको कुछ नहीं कहना है। तो दूसरा व्यक्ति अपने विजन को बंद कर लेता कि भाई ठीक है, इन्हीं को जो कहना है कह ले, इनको जो करवाना है करवा ले। तो आदेश दृष्टि को समाप्त कर देते। और ये घर के अंदर भी होता है। ये ध्यान रखना कि यदि आप अपने बच्चे को केवल आदेश देना चाहते हैं, समझाइश नहीं देते, उसकी काउंसलिंग नहीं करते, उसको विचार नहीं देते, केवल आदेश देते हैं, तो वो अपने विजन को समाप्त कर लेता है और केवल आपकी छाया मात्र बन जाता है, आपका फॉलोवर बन जाता है। और मैं नहीं चाहता कि कोई पेरेंट अपने बच्चे को अपना फॉलोवर बनाना चाहता हो, क्योंकि फॉलोवर केवल गुलामी की निशानी है। और राजनीति में जानते हो आप लोग कि नेता केवल गुलामों को पैदा करता है। तो क्या अपने घर में आप गुलाम पैदा करेंगे? कहते तो आप बड़े गर्व से है कि जब तक वो उसका कद मेरे कद से ऊंचा ना हो जाए तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन आपका काम उसके विपरीत होता है। आप कहते कि मेरे आदेशों का पालन करता चला जाए, आज्ञाकारी हो जाए। अब वो जो दौर गया कि जब राम को कहा गया कि 14 साल वनवास चले जाओ, और वो उन्होंने एक बार सोचा नहीं और चले गए, क्योंकि उस समय वो वैल्यूज थी कि पिता की आज्ञा का पालन करना है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो वैल्यूज उस समय थी। लेकिन आज की जो वैल्यूज है वो पैसे में निहित होती हैं, पैसे में टिकी हुई हैं। और आज भी 14 साल बच्चा जा सकता है। ऐसा नहीं कि श्री राम ही गए थे वनवास, आज भी 16 साल में जा सकता है। और यदि आप सही शर्त रखोगे तो 20 साल में भी चला जाएगा। बस उसे बताना पड़ेगा कि वसीयत में तेरा नाम लिख रहा हूं और ये 100 करोड़ की अमानत तेरे हिस्से, यदि तू 15 साल वनवास होके आ जाए, क्योंकि वैल्यूज बदल गई है। तो आदेश दृष्टि को समाप्त कर देते हैं और अदृष्टि निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। देखना, आपके बच्चे से कनेक्ट करना इस चीज को। यह सूत्र है जीवन का, सबसे बड़ा सूत्र दे रहा हूं मैं कि आदेश दृष्टि को, आदेश देते समय आप सोचना कि आदेश को रिप्लेस करना समझाइश से। आदेश दृष्टि को समाप्त कर देते हैं। अदृष्टि, जिसके पास दृष्टि नहीं होगी, आपका बच्चा आपके आदेश का पालन करने के लिए आपकी तरफ बाट जो रहा, आपके आदेश की आपकी तरफ देख रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी दृष्टि आपने छीन ली है। आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर देते। अब वो निर्णय नहीं ले पाएगा। आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को। जब दृष्टि नहीं होगी तो निर्णय नहीं ले पाएगा, और निर्णय नहीं होगा डिसीजन पावर। जब डिसीजन करने की क्षमता नहीं होगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को, अकर्म दिशा को, डायरेक्शन को। जो आदमी कर्म करने की स्थिति में नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, क्योंकि समझने के लिए तो बाप बैठा हुआ है। आपने सारी जिम्मेदारी ले रखी है, तो बेटा क्यों सोचेगा, बेटी क्यों सोचेगी कि उसे क्या करना है? पिता सब करने को तैयार है आज की तारीख में। तो आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को, अकर्म दिशा को। और जिसके पास दिशा नहीं होगी, अदिशा लक्ष्य को समाप्त कर देती है। और जिसके पास लक्ष्य नहीं होगा वो जीवन को समाप्त कर देगा। तो सीधा सूत्र है कि आदेश दृष्टि को, अदृष्टि निर्णय को, अनिर्णय कर्म को, अकर्म दिशा को, अदिशा लक्ष्य को, और अलक्ष्य जीवन को समाप्त कर देगा। तो उसके लक्ष्य को समाप्त करने की कोशिश मत करें।
परवरिश इन्हीं अर्थों में काफी जटिल होती चली जा रही है। और आज के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है। जो इसका फॉर्मेट है वो एक टॉक शो की तरह है। डॉक्टर पूजा चतुर्वेदी यहाँ आई हैं भोपाल से। वो कुछ प्रतिनिधि सवाल इस सभा के अंदर करेंगी और हो सकता है कि आप यदि उससे कनेक्ट कर पाए तो निश्चित तौर पे वो लाभदायक रहेगा, हमें भी सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस शो को जो मूल स्वरूप है इसका उसमें आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर अनूप परसाई, सिद्धांत परसाई जी और पार्स AI जो होशंगाबाद में किसी मेट्रो सिटी के स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर यहाँ काम करने की शुरुआत कर रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में। और आजकल जो कि बड़ी अनिवार्यता हो गई है और इस अनिवार्यता के साथ हम सबको सहयोग करना हमारी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। वी हैव लर्न टू कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। जो अनिवार्य है उसके साथ सहयोग करना ही पड़ता है। और वो जीवन को ज़्यादा सरल बनाने के लिए, जीवन के विभिन्न आयामों में जो जरूरत है आपकी उसको पूरा करने के लिए होशंगाबाद में मैं लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गया हूँ। तो ये एक बेहतरीन प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है और ईश्वर उन्हें इसमें सफलता का मार्ग प्रशस्त करने की ताकत दे और वो आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। परवरिश ही इंसान को सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। परवरिश ही इंसान को सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। नम्रता, शिष्टाचार और अच्छा आचरण, नम्रता, शिष्टाचार और अच्छा आचरण जीवन में आगे बढ़ाती है, जीवन को आगे बढ़ाती है। इंसानियत को सर्वप्रथम मान, इंसानियत को सर्वप्रथम मान परवरिश एकता का पाठ पढ़ाती है, परवरिश एकता का पाठ पढ़ाती है। अंतर मन में नई रोशनी को जगा, अंतर मन में नई रोशनी को जगा, बुराई के खिलाफ लड़ना सिखाती है, बुराई के खिलाफ लड़ना सिखाती है। शुद्ध विचारों से अपने जग को नई राह दिखाती है, शुद्ध विचारों से अपने जग को नई राह दिखाती है। व्यवहार ही बता देता है, इंसान का व्यवहार ही बता देता है। इंसान में परवरिश का नतीजा, इंसान में परवरिश का नतीजा, परवरिश ही इंसान में नई तरह की। चीफ मैनेजर प्रभात गुप्ता जी वे स्टेज पर आए और हमारे गेस्ट का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आगे बढ़ते हमारे कार्यक्रम की मुख्य बिंदु की ओर, जो कि था टॉक शो। उसी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पूजा चतुर्वेदी जी को कि वे आए और आगे का कार्यक्रम अपना शो करें। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर पूजा दुबे जी का स्वागत करें। वंदनीय माँ सरस्वती और माँ नर्मदा के चरणों में नमन। मुख्य अतिथि हमारे प्रमोद सर का स्वागत, सभी पेरेंट्स का और सभी बच्चों का भी स्वागत। आज हमारा शो परवरिश को लेकर एक टॉक। ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका कारण इतना है कि इस जीवन में हम लोग आए हैं और अपनी अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि वो राजा की तरह बन जाए। कुछ लोग सफल होते हैं और राजा की तरह हो जाते हैं, उनके मातहत काफी लोग रहते हैं। उनका दायरा वहां तक सिमटा रहता है।
लेकिन उनका व्यवहार राजा की तरह होता है। लेकिन ऊपर वाले की नजर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। उसने जितने भी लोगों को पैदा किया सबको राजा की तरह पैदा किया और प्रजा के रूप में उनके यहां संतानें दे दी। तो जब संतान मिलती है तो वो राजा की तरह हो जाते हैं कि चलो कोई तो मिला जिस पर सारी हुक्म, सारे आदेशों को, तो ये और इसके असर, इसके दुष्प्रभाव, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचता। और जब उसके साथ लग जाता है तो उसके साथ जो जो वो एक्टिविटी करता है, जो जो एक्सरसाइज करता है, जो जो एक्सपेरिमेंट करता है, उसके सारे नतीजे उल्टे आते हैं। और जब उल्टे नतीजे आते हैं, कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध चीजें आने लगती है, इसलिए आपको वो रोलर कोस्टर की तरह नजर आता है। और जीवन हमेशा रोलर कोस्टर की तरह, अप डाउन हमेशा बने रहते हैं। और ये पेरेंटिंग का एक अभिन्न अंग है, इससे आप बच नहीं सकते, या तो बच्चे पैदा ना करो। सर, ज़्यादातर लोग हमें सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि बड़े सपने देखने चाहिए। फिर छोटे सपने कौन देखेगा? और बड़े सपने पूरा करने के लिए बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, असफलताएं भी मिलती हैं। तो इन असफलताओं को, इन आलोचनाओं को झेलने की शक्ति बच्चों में कैसे आए? जितने भी ये बाबा लोग, पॉलिटिकल लोग और ये सफल लोग कहते हैं कि बड़े सपने देखो, मेरे गले ये बात कभी नहीं उतरती। क्योंकि यदि हर आदमी बड़े सपने देखेगा तो फिर छोटे सपने कौन देखेगा? और ये दुनिया यदि चल रही है, खासतौर पे हिंदुस्तान, तो वो केवल छोटे सपनों की वजह से चल रहा है। केवल 2-4 लोगों की सक्सेस स्टोरी को देखकर ये बड़े सपने का विचार आया है। 15 करोड़ बच्चे किसी एक काम में लग जाते हैं, आईएएस बनना है और पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन सफलता केवल 2-4 को मिलती है। लेकिन बाकी जो हैं, जो बचे हुए लोग हैं, 14 करोड़ से ज्यादा, उनका क्या हो रहा है वो किसी को नहीं दिखता। और ये जो निराशा, हताशा और डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है, इसका आकलन कौन करेगा? इसलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि छोटे छोटे लक्ष्य और छोटे छोटे सपने, और उससे भी ज्यादा ये कि केवल वर्क करते चले जाएं, काम करते चले जाएं, बड़े लक्ष्य अपने आप हासिल होते चले जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, हो सकता है उन्होंने कहा कि बड़े सपने देखो, लेकिन उस व्यक्ति की पूरी आप जीवन यात्रा उठा के देख लीजिए, जीवन गाथा उठा के देख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी जिक्र नहीं आएगा कि कोई बड़ा सपना देखा। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन छोटे सपने, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कभी राष्ट्रपति बनेंगे। एक इंजीनियर क्या राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए। तो डेस्टिनी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में रहने दीजिए, उसमें दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए बड़े सपनों के कारण, तो ही जीवन ज्यादा सरल हो पाएगा। तो इसका मतलब पेरेंट्स को खुदा नहीं बनना चाहिए। ये खुदा बनने का जो कॉन्सेप्ट है, यही तकलीफ दे रहा है। सरल होकर सरल रहना उतना ही सरल है, लेकिन सरल यदि आप हैं और जटिल दिखना चाहते हैं तो ये जटिल होने से भी ज्यादा जटिल है। और ये जो तुम्हारा सवाल है, ये इसी तरीके की जटिलताओं को पैदा कर रहा है। यदि आप केवल सिंपलिसिटी में, सरलता में अपने बच्चों को रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा बेहतर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सर, कोटा फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? सुसाइडल टेंडेंसी, लोग अपने बच्चों को मारने के लिए कहीं भेजते हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूं जीवन में। उन्होंने कहा तू कोटा चला जा। यदि आप केवल होशंगाबाद, इस नर्मदापुरम में देखेंगे कि कितने बच्चे कोटा गए और कितने उसमें से सही साठ लौट के आए। दरअसल ये जो सुसाइडल टेंडेंसी जो पैदा हो गई है, ये बच्चे इसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए बड़े लोगों की महत्वाकांक्षा दोषी है। और ये महत्वाकांक्षा की वजह से उनके अंदर ये निराशा और नेगेटिविटी का दौर चालू होता है, और जो आत्म
हिंसा की प्रवृत्ति में बदल जाता है। मैं एक बात जरूर इस मौके पर कहना चाहूंगा, एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। आप अपने बच्चों को 2 चीजें जरूर दें। एक, उनमें ललित कलाओं का विकास करें। ये डिप्रेशन से लड़ने की सबसे कारगर दवाई है। शायद इसके पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन यदि वो ललित कलाओं में पारंगत हैं, संगीत में पारंगत हैं, तो दीगर कलाकारी में पारंगत हैं, तो ये जितना आत्म सुख देता है उतना ही दुख से परे रखता है, निगेटिविटी से दूर रखता है। पहली चीज। दूसरी चीज, उसे अनौपचारिक वातावरण में रहना सिखाएं। ये जो बड़े लोग आत्महत्या करते हैं उसका केवल एक कारण है कि वो इनफॉर्मल वे में बात करना भूल जाते हैं, अनौपचारिक रहना भूल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से अधिकांश 30-40 साल से ऊपर के, कि बचपन में आपको किसी के घर जाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने दोस्तों से बात करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोगों के यहाँ खाना खा के आ जाते थे और घर में बता देते थे कि आज पड़ोसी के यहाँ खाना खा के आ गए। लेकिन अब वो दौर नहीं रह गया। हमने सिस्टम ऐसा विकसित कर लिया है कि वो आपको एकांत की तरफ लेकर जाता है, एकाकीपन, अकेलेपन की तरफ लेकर जाता है। और ये अकेलापन ही आपका दुश्मन है, और यही आपकी निगेटिविटी और आत्महिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो ये 2 चीज जरूर दें बच्चों को। वो जब भी अकेलापन महसूस करेंगे, ये 2 चीजें उससे बाहर निकालने में उनकी मदद करें। सर, अब मैं अपना अगला सवाल पूछूंगी, जो ज्यादातर लोगों का सवाल है कि बच्चों को मोबाइल से कैसे बाहर निकालें। पहले तो पेरेंट्स मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं, लेकिन ये जो चिराग का जन है ये वापस अंदर कैसे जाएगा। अभी मैं एक बाबा जी को सुन रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि साहब दाढ़ी किस दिन बनाना चाहिए, तो उसने जवाब दिया उसका। फिर उसने पूछा छोटी उंगली का नाखून कब काटना चाहिए, तो उसने उसका भी जवाब दिया। तो मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा ये जरूरी नहीं है। देखो, मोबाइल जीवन की अनिवार्यता है। मेरी जगह कोई और होता तो तुरंत बता देता मोबाइल ऐसा करना चाहिए, दबा के रख देना चाहिए, उसको ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए। नहीं, उसको मोबाइल दो, उसको मोबाइल चलाने दो, मोबाइल चलाने के नियम उसको बताओ, उसका एटिकेट सिखाओ उसको। मोबाइल छीनो मत उससे। और अब तो एआई आ गया है, और ये जो परसाई बंधु यहां काम कर रहे हैं, पार्स एआई, वो मोबाइल पर ही आधारित है पूरा। सारे एप्लीकेशंस मोबाइल पे चलेंगे, आपका जीवन मोबाइल पे चलेगा। पुराने जमाने में आदमी सोचता था कि मेरे घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, फिर सोचता था एक इंजीनियर होना चाहिए, फिर सोचने लगा एक कलेक्टर होना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति सोचता है कि एक ऐसा बच्चा भी पैदा करो जो केवल मोबाइल में सारे काम करता रहे दिन भर। इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है, तो मोबाइल से दूर भागने की जरूरत नहीं है। वो जीवन की अनिवार्यता है, और उस अनिवार्यता से सहयोग करने की जरूरत है। यू हैव लर्न टू कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। जो अनिवार्य है, जो जीवन का हिस्सा बन चुका है, उस जीवन के हिस्से को सहयोग करना आपको सीखना पड़ेगा। आप रात में सोते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, आप पत्थर लेके उनको दूर तक भगा के आते हैं, फिर सोने की कोशिश करते, कुत्ते फिर चले आते हैं और ज्यादा भौंकने लगते हैं, आपकी पूरी नींद हराम हो जाती है। लेकिन यदि आप उसको स्वीकार कर लें, उसके विरुद्ध खड़े ना हो, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो आपकी नींद भी बची रहेगी और कुत्ते का भौंकना भी जारी रहेगा। यदि मोबाइल को भी स्वीकार कर लिया आपने, और उसको विनियमन, उसके रेगुलेशंस, उसके नियम यदि आपने बना लिए, तो मोबाइल भी बना रहेगा, जीवन भी बना रहेगा, और कभी हताशा नहीं आएगी। और दोषी तो पेरेंट है। आजकल बच्चे पैदा होते हैं, और मैं हॉस्पिटल में कभी कभी जाता हूं तो बच्चा भी पड़ा है और उसके बाजू में मोबाइल भी रखा रहता है, और धीरे धीरे उस बच्चे के जीवन का अनिवार्य अंग, अभिन्न अंग हो जाता है वो मोबाइल। क्योंकि पेरेंट्स दोनों कामकाजी है, और सबसे सरल है, पहले टीवी खोल देते थे, आजकल मोबाइल दे देते हैं। और एक पड़ोसी पे जरूर नजर रखना है, अपने रिश्तेदारों पर। वो आते हैं
और देखते 3 साल का बच्चा मोबाइल खेल रहा तो बड़ी तारीफ करते हैं, तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारा बच्चा तो कितना अच्छा मोबाइल चला रहा है, वाह। और आप बताते हैं उसको, अरे साहब ये तो बंद भी कर लेता है और चालू भी कर लेता है, और जो बोलो वो खोल लेता है, हर एप्लीकेशन जानता है, अभी 3 साल का है, ये आप गर्व से बताते हैं। तो ये मृग तृष्णा, ये मृग मरीचिका, ये अंधापन, ये आंखों के आगे छाया हुआ पर्दा, इसको आपको हटाना पड़ेगा। और इस तरीके से खुश होने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान रखें, उसको बड़ा होने दें, सरलता से बड़ा होने दें। आजकल तो ICSE करके एक नया स्कूल सिस्टम आया है, वो कहता 12 साल तक के बच्चों तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसको दिमाग से फ्री रखो। मुझे ठीक लगता है, आप भी कम से कम 8 साल तक के सब्र रखो, धैर्य रखो। 8 साल तक उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दंडित भी मत करो और चिंता मत करना, वो कहीं नहीं जाएगा। जो 8 और 10 साल तक के तो खूब तेजी से आगे चलते हैं, और जो 10 साल और 8 साल तक के सुषुप्त था, कछुए की तरह था, वो 15 और 17 साल की उम्र में आगे निकल जाता, और वो 8 और 10 साल का जो जीनियस था वो स्पाइल्ड जीनियस बन जाता। जब शिक्षकों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में मैं मानती हूँ भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने अर्जुन को संघर्ष के क्षेत्र में भी शिक्षा दी। उनके उपदेश आज की परवरिश में किस तरीके से काम आ सकते हैं? आदि गुरु श्री कृष्ण, आदि चिकित्सक, मनोचिकित्सक श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को गहरे अवसाद से बाहर निकाला। युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ व्यक्ति, और हर व्यक्ति आज की तारीख में युद्ध के मैदान में खड़ा है, और उसको एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक श्री कृष्ण की जरूरत है। तो आपको उसके एप्टीट्यूड को पहचानना पड़ेगा, उसके रवैये को पहचानना पड़ेगा, उसकी क्षमता को पहचानना पड़ेगा, उसके स्वभाव को पहचानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसको उतनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तब वो अपने व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएगा, मतलब जो होना चाहता है वो हो पाएगा। यदि आपने उसको सप्रेस किया, दबाने की कोशिश करी, तो वो आपके प्रति आक्रामक हो जाएगा। 16 साल की उम्र में नोट करके रख लो। और आप कहोगे कि मेरा बच्चा मेरे ही प्रति आक्रामक है। अभी मैंने एक सर्वे किया, 20% बच्चे अपनों के प्रति आक्रामक हैं। क्योंकि उन्होंने उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी प्राइवेसी में इतना ज्यादा दखल देके रखा है कि वो हिंसा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो बदला लेते हैं बड़ा होकर। और हम कहते हैं कि देखो आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, हमें अकेला छोड़ दिया। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो गीता तो अधिकांश लोगों ने पढ़ी है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा सूत्र पसंद है, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे को देने की कोशिश करें, और वो है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। मतलब अपने स्वभाव से जीना और फिर मर जाना, चाहे जल्दी मर जाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, वो श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव में रहते हुए यदि मर भी गए तो वो श्रेष्ठ है। पर धर्मे भयावह, लेकिन दूसरे के स्वभाव से। और हम क्या करते हैं, वो मौसी के बेटे को देखो कितना आगे निकल गया, बड़े भैया के बेटे को देख, और तू क्या कर रहा है? अरे उसे करने दो ना भाई, क्या कर रहा है? 2 पैसे कम कमा लेगा, चिंता की बात नहीं है। हो सकता 2 ज्यादा कमा ले। और कभी कभी तो ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, एक बहुत बड़ा आदमी है, पूरी जिंदगी उसने अपने छोटे बेटे को गालियां दी कि बड़ा बेटा कितना अच्छा है देखो, और बड़े बच्चे के लिए सब कुछ किया। वो ह्यूस्टन में बस गया है, अमेरिका में, और छोटे बेटे ने पान की दुकान खोल ली भोपाल में। और अब वो बोलते, देखो जीवन कितना चमत्कारिक है, कितने विपरीत नतीजे देता है। और अब वो बोलते हैं कि यही है जो कुछ है, बुढ़ापे की लाठी। सर, जनरेशन गैप तो बढ़ता जा रहा है,
पहले भी हुआ करता था जनरेशन गैप, अब कुछ ज़्यादा गैप दिखाई देता है। बच्चे भी अपने फैमिली के साथ नहीं रहते, कई बार काम के सिलसिले में या यूं भी परिवार एकल होते चले जा रहे हैं। ऐसे में बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ गया है, तो बुजुर्ग पेरेंट्स इस चीज़ से कैसे सामंजस्य करें? देखिए, जनरेशन गैप होशंगाबाद की क्या स्थिति में तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ भी वैसा ही चीज हो रही होगी, बच्चे बाहर सर्विसेज में होंगे। जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर, ये पहले भी था, अभी भी है। फर्क केवल इतना है डॉक्टर पूजा कि उसकी गति बहुत तेजी से बढ़ गई है, और इस गति को बढ़ाने में यदि कोई जिम्मेदार है तो वो पेरेंट्स जिम्मेदार है, उनकी महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। जब तक वो स्वस्थ होते हैं, जवान होते हैं, तेजी से चल रहे होते हैं, तब तक वो बच्चे को दौड़ाते रहते हैं। आप स्कूलों में देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों की रेस होती है और माताएं पीछे, चल बढ़ आगे, तेजी से चल, वो देख वो निकल गया बाजू वाला, और तेजी से चल। और बड़ा दुख होता है उनको जब वो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आता है। तो ये जो गति है, मैं आ रहा हूं गति पे, ये गति जीवन की दुश्मन है। जितनी भी बीमारियां हैं, डॉक्टर यदि यहां कोई बैठे हो तो वो इस पर रिसर्च कर ले। मेरा रिसर्च जो कहता है वो ये कहता है कि अधिकांश बीमारियां वो केवल गति की देन है। डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब गति की वजह से। गति यदि बढ़ जाए जीवन में, आप किसी से काम ले रहे हैं, आपकी गति बहुत तेज है, आपका सोचने का तरीका बहुत तेज है, और जिससे काम ले रहे हैं यदि वो धीमी गति से काम करता है तो आपको उसके ऊपर क्रोध आने लगता है, आप धैर्य खो बैठते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, आगे वाला धीरे चलता है तो आप धैर्य खो बैठते हैं गति की वजह से, क्योंकि आपकी गति ज्यादा है। आप बच्चे की गति को बढ़ा देते हैं कि बढ़ो, तेजी से चलो, और आगे जाना है, और आगे जाना है। और जब वो अपनी गति पूरी बढ़ा लेता है और जब दूसरे सिस्टम में चला जाता है और तेज गति से चलने लगता है, इस दौरान जो 10-15 साल बीत जाते हैं, उतने में जो बाप की गति है वो धीरी हो जाती है। अब वो 55 और 60 साल का हो गया है, 65 साल का हो गया है। बेटे की गति तो बढ़ा दी थी, अब जो 60 और 65 साल का होता है उसके बाद कहता है अपने बच्चे से कि बेटा अब बनता नहीं है रे, आ जाओ वापस। और वो कहता है कि पापा आपने घोड़े की तरह दौड़ाना सिखाया था, तुम सिस्टम में आ गए, इससे निकल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे वाला मार देगा नहीं तो आगे वाला लपेट लेगा, बीच में रहना पड़ेगा, गति से चलना पड़ेगा। हाईवे देखा ना आपने, वो हाईवे पे डाल दिया आपने। तो वो कहता है कि घोड़े की तरह चलना तो आपने सिखाया है, और आप कह रहे कि गधे की तरह फिर से आ जा, तो बड़ा मुश्किल है, तो वो लौट नहीं पाता है। इसमें उसकी गलती बिल्कुल नहीं है। और यदि अड़ोसी पड़ोसी ये बोलते हैं कि देखो अस्थियों का विसर्जन भी दूसरे लोग कर रहे हैं, तो चिंता मत करना, 15 साल बाद सब लोग समझ जाएंगे इस सिस्टम को और इससे सहयोग करने लगेंगे, जब उनकी अस्थियां भी वैसी जाएंगी। जिस हिसाब से करियर की एज बढ़ रही है, बच्चे भी अपने करियर चूज कर रहे हैं, उस दिशा में शादी की उम्र में देरी होती जा रही है, और अरेंज मैरिज की दुर्गति तो आप जानते ही हैं सर, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? अरेंज मैरिज, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में अरेंज मैरिज नहीं हो रही है आजकल? थोड़ा एक आध वैसे ही हाथ उठा दें। अरेंज मैरिज, पहले सब कुछ आप डिसाइड करते थे, जीवन विपरीत को जन्म देता है, ये ध्यान रखना। पहले बेटे से पूछने की जरूरत ही नहीं थी, वो आपके निर्णय प्रक्रिया में भागीदार नहीं था, आपने कभी सोचा ही नहीं, और पिछले 150 साल ऐसे ही निकल गए। जो करना था, जो मन में आ रहा था, सब किया आपने, और उसने शेयर्स स्वीकार किया, और आज उसकी निर्णय प्रक्रिया में आप शामिल नहीं है। अब उसको जो करना होता है वो कर लेता है, अब आप शामिल नहीं है। वो आके केवल बताता है कि इससे करना है, और आपको उसको स्वीकार करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, विकल्प ही नहीं बचा है। और अभी एक बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, शत्रुघ्न सिन्हा ने
इस सदी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा अभी बेटी की शादी के बारे में मुझे नहीं पता चला है, हो सकता बुलाए तो जाऊं। और उसने बुलाया। ईश्वर से दुआ करो कि आपके बच्चे भी आपको बुलाएं। सर, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, देखने में आ रहा है कि माता पिता और गुरु का सम्मान कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? माता पिता का सम्मान तो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि वो समझाइश की वजह ऑर्डरली हो गए, आदेशात्मक हो गए बच्चों के प्रति। दूसरा, बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस, इंट्रूडर, ट्रेसपासर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी प्राइवेसी में दखल देने लगे। और उसका कारण केवल इतना है कि छोटा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार। आज मैं बोल के जा रहा हूं ये सूत्र, शायद अभी हिंदुस्तान में किसी ने बोला नहीं होगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं। छोटा परिवार दुखी परिवार। क्योंकि अब एक बच्चा है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, तो सारे एक्सपेरिमेंट उसी पे करना है। अब जब वो बड़ा होता है तो उसको लगता है कि इसने मेरा जीवन तो बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। यदि वो कुछ थोड़ा बहुत बन भी गया तो ये मत समझना कि उसने अपनी डेस्टिनी प्राप्त कर ली जो ऊपर वाले ने लिखकर भेजी थी। वो ऊपर वाले का लिखा हुआ तो आपने मिटा दिया और आप ही खुदा की तरह हो गए। और आपने जो स्क्रिप्ट उसके लिए बनाई, उस स्क्रिप्ट पर उसको आगे बढ़ा दिया। वो जो होना चाहता था वो हो नहीं पाया, तो वो बदला लेता है। तो इसलिए माता पिता का सम्मान कम हो गया। गुरु का भी बोला। देखिए, पहले ज्ञान केवल आने का एकमात्र रास्ता था, वो था एक्सपीरियंस, अनुभव। आपकी इज्जत केवल इसलिए थी क्योंकि आपके पास अनुभव था। आपकी अनुभूति आप जब उसको देते थे, आपके अनुभव जब आप उसको देते थे, उसके आधार पर बने हुए विचार जब आप उसको ट्रांसफर करते थे, तो वो इज्जत करता था क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं था। तो गुरु का बड़ा आदर था। आप लोगों ने तो देखा होगा, जब आप टीवी देखते हैं, महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो सफेद सफेद दाढ़ी वाले, ऐसा कोई गुरु देखा जो बिना दाढ़ी का हो? किसी ने नहीं देखा। सारे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बड़े बड़े बाल वाले। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको अनुभव था। वो दाढ़ी नहीं है, वो अनुभव का सिंबल है कि ये व्यक्ति अनुभवी है, इसके पास ज्ञान है, अनुभव है, इसके पास ज्ञान है, ये गुरु है। तो जो व्यक्ति 75 साल का हो गया, सफेद दाढ़ी हो गई, सफेद बाल हो गए, वो वानप्रस्थ जाता था और बच्चों को सिखाने का काम करता था, गुरु हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव का ज्ञान था और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था। लेकिन आज ज्ञान फिंगर टिप्स पर है और बच्चे तैयार होके आते हैं और बच्चे आकर क्लास में पूछते हैं, सर सिंगापुर सिटी है कि देश है, कंट्री है, जरा बताओ तो। और मास्टर कहता रुक जाए, कल बताऊंगा। अरे बोले रहने दो, मैंने पता करके आया। अब इसका क्या सम्मान होने वाला है? तो व्यवस्थाएं बदल गई है। अब आप केवल इंफॉर्मेशन के आधार पे शिक्षण नहीं कर सकता। आज बसंत पंचमी की बात चल रही थी। अब आप अपनी विजडम के आधार पे, अपनी प्रज्ञा के आधार पर, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यदि शिक्षण करेंगे तो बेजोड़ होगा, वो बेनजीर होगा, वो अद्वितीय होगा, वो अविस्मरणीय होगा, वो अतुलनीय होगा, वो बेजोड़ होगा। और तब आपका सम्मान बरकरार रहेगा। केवल इंफॉर्मेशन के आधार पर आज के जीवन को आप जी नहीं सकते। उसमें तो आप 3 साल के बच्चे से भी मार खा जाएंगे, इसलिए आपका सम्मान खतरे में है। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादातर प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है जो सबके मन में उठते हैं। फिर भी हर कोई अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है अपने बच्चों पे, तो अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ऐसी कौन सी राह है सर जिस पे चल के परवरिश को सॉर्टेड कर सके?
मैं कुछ सूत्र देता हूं, ये मेरे ख्याल से हम अंतिम सवाल कर रहे हैं, इसमें से हो सकता है कोई सूत्र आपके काम आ जाए और हो सकता है कि सारे सूत्र ही आपके काम आ जाए। परवरिश, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आज की तारीख में, दुर्भाग्य से वो सब उल्टा ही कर रहे हैं और उसके नतीजे भी उल्टे ही प्राप्त हो रहे हैं। ये मत समझना कि बेंगलोर में और पूना में रह के बच्चा अच्छा कर रहा, अमेरिका में रह के अच्छा कर रहा। आंतरिक स्थिति आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो बिल्कुल उल्टी अवस्था में जा रहे हैं, और यदि जो नहीं दे रहे हैं और जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जो सूत्र देने जा रहा हूं, यदि उसके साथ आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमति रखते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और यदि जो लोग अभी वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो इसकी तरफ जरूर गौर करेंगे। विचार देके मैं जा रहा हूं। स्वीकार करने की स्थिति आपकी है, अस्वीकार करने की स्थिति भी आपकी है। पहला, आप बच्चे को देते हैं सुविधा, और मैं यह पहला सूत्र दे रहा हूं कि उसे असुविधा दो। दूसरा, आप उसे देते हैं सुरक्षा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसको असुरक्षा दो। तीसरा, अटेंशन, आप देते हो अटेंशन, और मैं कहता हूं उसे अनपेड अटेंशन दो। उसे पता नहीं चलने चाहिए कि आपने अटेंशन दिया। आप उसे सम्मान और स्वाभिमान की बातें बताते हैं, मैं कहता हूं उसे अपमान को सहने की शक्ति दो। ये जितने मर रहे हैं ना, आत्महत्या कर रहे हैं जो, ये केवल अपमान को नहीं सहन कर पाने की वजह से कर, और कोई कारण नहीं, उनमें कोई कमी नहीं है, सब हीरे हैं, कोहिनूर है सब, लेकिन एक छोटी सी चीज पेरेंटिंग में कहीं कमी रह गई कि वो अपमान को सहन नहीं कर पा रहे, और आपने अपने सम्मान को अपने बच्चे से जोड़ दिया है। अपने आप को उससे दूर कर दो तो अपमान को सहने की शक्ति दो। आप उसे संघर्ष नहीं देते, और मैं कहता हूं उसे संघर्ष दो, क्योंकि जब उसके जीवन में संघर्ष आएगा तो विजडम क्रिएट होता है। चतुराई और बुद्धिमत्ता कहां से आती है? केवल संघर्ष से आती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी और उनके अपोनेंट में केवल एक ही फर्क है, केवल एक ही फर्क है, असुरक्षा, असुविधा, अपमान को सहने की शक्ति, संघर्ष और साहस। पांचवा बिंदु, साहस। साहस दो उसको, और उसको विपरीत की यात्रा करने की कवायद दो। जीवन में विपरीत, यदि तुम अमीर हो और सौभाग्य है, दुर्भाग्य से तुम्हारे यहां पुत्र रत्न हो गया है, पुत्री आ गई है, तो एक डायरेक्शन तो उसने देख लिया अमीरी का, सौभाग्य से, लेकिन उसको विपरीत की यात्रा करा, उसको गरीबी को देखने का भी अवसर दो। बड़ी अजीब बात बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि केवल सेगमेंट में देख पा रहा है वो, जो गरीब क्या पैदा हुआ वो भी सेगमेंट में देख पा रहा, टुकड़े में एक टुकड़ा देख पा रहा जीवन का, गरीबी को देख पाए। लेकिन अमीरी को भी देख लेगा तो दूसरा सेगमेंट भी देख लेगा, और जब दोनों यात्रा कर लेगा तब वो टोटलिटी में चला जाएगा, समग्रता में चला जाएगा, पूरे जीवन को देख लेगा। और जब पूरे जीवन को देख लेगा और जो दो विपरीत को देख लेता है, उसके अंदर विजन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? विजन, दृष्टि पैदा होती है दो विपरीत को। क्यों? क्योंकि विपरीत में दृष्टि इसलिए पैदा होती है, क्योंकि विजन एक कंपैरेटिव टर्म है जो दो विपरीत अवस्था में ही पैदा होता है। कितने ही बड़े अमीर हो, यदि केवल अमीरी दिखाई तुमने
तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा और इसके लिए वो हमेशा आपको दोष देता है। तो आज के सत्र को आप लोगों की विनम्र सहमति से यहीं मैं समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मां नर्मदा की इस पावन भूमि पर मुझे आने का अवसर मिला, सभी अपने लोगों के बीच में एक बार पुनः स्मरण होने का अवसर मिला। आप लोगों के प्यार स्नेह के इस सौभाग्य को मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा और ये मेरी अमिट धरोहर रहेगी। मैं स्वाति से आग्रह करूंगा कि वो परसाई बंधुओं को अपनी शुभकामनाएं दें। आप सभी को आज नर्मदा के इस पावन तट की बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो शुभारंभ हुआ है वो इतना हर्ष और उल्लास के साथ है कि उसको कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने एक नए काम का शुभारंभ किया, तो उन लोगों को तो बधाई है ही कि बच्चे नए सोपान चढ़े, नया कुछ करें। पर बच्चों के साथ साथ मैं उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने बच्चों को इस काबिल बनाया। तो आज बच्चों के साथ अब उनके माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत व्यवस्थित तरीके से बच्चों का पालन पोषण किया और उन्होंने इस नए काम का शुभारंभ किया। इसलिए सभी माता पिता, उनके साथ सभी माता पिता को बधाई जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर सहयोग दिया और वो कार्यक्रम को सफल बनाया। जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं और अभी हम लोग आए सुबह, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये एक परिवार का आयोजन है। सबके चेहरों पे जो उत्साह, उमंग था, सबको देख के लगा कि नहीं, आज सभी लोगों का कार्यक्रम है। इसलिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। पूजा इसको कंक्लूड करें। इस कार्यक्रम पार्स एआई अलायंस, हमारे आयोजक और हमारे एंकर्स को स्पेशली बहुत बहुत थैंक यू। सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतने धैर्य के साथ सुना और असुरक्षा, असुविधा जैसे सूत्रों को मुझे लगता है आप अपने साथ ले जाएंगे और अपने जीवन में इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू।